वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का वीडियो है, टाइटल है 7 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसमें इस वीडियो में कौन कौन से न्यूज़ को शामिल किया गया है। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड में वर्ल्ड कॉटन डे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ का टाइम शुरू हो गया है। तो जो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2025, इसके जो विनर्स हैं 3 साइंटिस्ट हैं। 2 अमेरिकन हैं, मैरी ब्रुकनॉव और फ्रेड रैमस्टेल, और एक जापानीज हैं शिमन साकागुची। उनको ये प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ है। पीयूष गोयल साहब गए हुए हैं कतर, और कतर में उन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट सिस्टम। बिहार में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। ठीक है, बिहार का जो नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा वो नवंबर में होगा। और जस्ट अनाउंसमेंट से पहले नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का इनॉग्रेशन किया है। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्रद्धांजलि स्कीम, इसके बारे में देखेंगे। नीति आयोग ने रिलीज किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। और 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये दिल्ली में ख़त्म हो गया। इंडिया 22 मेडल्स के साथ 10th पोजीशन पे रहा और टॉप पे ब्राज़ील था। श्रेयांशी वलिशेट्टी, इन्होंने वुमेन्स का सिंगल्स टाइटल जीता है अल एन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो अबू धाबी में हुआ था। और फिर कुछ MCQ हैं जो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो पहला न्यूज़ होगा, हमेशा की तरह कोई इम्पोर्टेंट डेज होता है। 7 तारीख को आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया और इसमें कहा गया अब से हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड कॉटन डे। पहली बार वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया था? 7 अक्टूबर 2021 को। इस बार का जो वर्ल्ड कॉटन डे है उसका थीम है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, तो डेज में क्या रखते हैं, इसको कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2025 को। और फिर याद करते हैं इसका थीम क्या है। तो थीम है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। याद रखना, कॉटन कपास उसको कहा जाता है वाइट गोल्ड। और आप जानते हैं कपड़े बनाने में बहुत पहले समय से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉटन को कहते हैं वाइट गोल्ड। ठीक है, और जूट होता है ना, जूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, क्योंकि वो पीले कलर का होता है ना। ये सारे नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है, तो कॉटन को ये याद रखिएगा, इसको कहा जाता है वाइट गोल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है चाइना। इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड। ठीक है, तो अगर टॉप 5 देखेंगे तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आता है पाकिस्तान। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डेटा है। तो FOA कहता है, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, वो कहता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड पे है ब्राज़ील, फोर्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिफ्थ पे है आपका पाकिस्तान। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है पॉलिएस्टर, ये तो मैन मेड है ना पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो फाइबर इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड में वो आपका कॉटन है। तो कॉटन वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किस देश स्टेट में होता है? देखो, अभी तक गुजरात हुआ करता था, लेकिन पिछले साल गुजरात से आगे निकल गया है महाराष्ट्र। तो नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, उसके बाद थर्ड पे है आपका तेलंगाना। ये कॉटन डे में याद रखना है हमें। मैरी ब्रुनकाओ, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। नोबेल प्राइज़ आप जानते हो, नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस सम्मान माना जाता है। ठीक है, स्वीडन के एक इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, फिर बहुत पैसे कमाए, फिर जब मरने लगे तब स्वर्ग की याद आई। उन्होंने कहा कि मेरे सारी संपत्ति को एक फाउंडेशन बना दो, फिर उसमें से
प्राइज दिया जाएगा उस आदमी को जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। तो नोबेल प्राइज़ किसमें दिया जाता है? मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये 3 हो गए साइंस के। फिर लिटरेचर 4 हो गया, 5वां होता है पीस, शांति के लिए, ठीक है। और बाद में एक छठा ऐड किया गया था इसमें, इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज़ 6 में दिया जाता है, 6 स्ट्रीम में। एक हो गया मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दूसरा हो गया फिजिक्स, तीसरा हो गया केमिस्ट्री, चौथा हो गया आपका लिटरेचर, 5वां हो गया आपका पीस, और छठा हो गया इकोनॉमिक्स जो बाद में शुरू किया गया था। इसमें याद रखना, पीस को छोड़कर सारे जो अवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो राजधानी है स्वीडन का। और पीस का जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। तो सारे अवार्ड तो स्टॉकहोम में दिए जाएंगे, लेकिन जो पीस का अवार्ड है वो नॉर्वे में दिया जाता है। और याद रखना, ये अवार्ड दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हुआ था, उनकी पुण्यतिथि है। तो डेथ एनिवर्सरी पे जो 10 तारीख होगा, इसका मतलब 10 दिसंबर 2025 को सारे नोबेल प्राइज़ विनर जाएंगे स्टॉकहोम अपने प्राइज़ लेने। लेकिन पीस वाले कहाँ जाएंगे? नॉर्वे जाएंगे, ओस्लो, अपना प्राइज़ लेने। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, चलो इस बार का जो अवार्ड है उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्टॉकहोम में एक इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का। ठीक है, स्टॉकहोम में इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का। ये उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप चुनेंगे उस व्यक्ति को जिसको मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का मिलना है नोबेल पीस प्राइज़। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने कल का मतलब 6 तारीख हो गया ना, ठीक है। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमने 3 आदमी को चुना है। एक कमेटी होता है वो चुनते हैं बेसिकली। एक है मैरी ब्रुनकॉव, अमेरिका की हैं, फ्रेड रामस्टेल अमेरिका के हैं, और शिमोन साकागुची जो जापान के हैं। देखो इसमें क्या याद रखना है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट बहुत कम चांस से पूछेगा, मैरी ब्रुनकॉव जरूर पूछेगा, फ्रेड रामस्टेल जरूर पूछेगा, शिमोन साकागुची जरूर पूछेगा। नाम के साथ साथ ना कभी कभी नेशनैलिटी पूछ लेता है। वो पूछेगा फ्रेड रामस्टेल, जिसको इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है, किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, मैरी जो है अमेरिकन है, फ्रेड जो है यूएस के हैं, और शिमोन जो है वो जापान के हैं। काम किस काम के लिए मिला, ठीक है, काम भी पूछता है। नोबेल पीस कमेटी के हिसाब से, सॉरी नोबेल प्राइज़ कमेटी के हिसाब से उनको मिला है फॉर देयर वर्क इन डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस दैट प्रिवेंट्स द इम्यून सिस्टम फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। ये है, इसको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन में ये रहेगा। ये देखो सिंपल सा वर्ड में क्या है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, WBC नाम सुना होगा आपने, वाइट ब्लड सेल। जैसे ही बाहर से कुछ चीज़ हमारे बॉडी में इंटर करता है, एलियन बॉडी, ठीक है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उसको लगता है किससे हमारे बॉडी को खतरा है, फिर उसको अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे हमें हमारे शरीर पे मान लो वायरस का अटैक हो गया, वायरस फॉरेन बॉडी है, हमारे सिस्टम में आया, हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत आइडेंटिफाई करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन जब होता है तो हमें बुखार होता है ना, बुखार इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उससे लड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक होता है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना, मतलब हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कभी कभी हमारे बॉडी के ही सेल को आइडेंटिफाई कर लेता है जो फॉरेन बॉडी, और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, होता है। उस तरह के डिजीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसका देखो कोई इलाज नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन फेमस कौन है, डायबिटीज़ टाइप 1।
टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, उसमें आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन ना के बराबर होता है, ठीक है, हमारा बॉडी के द्वारा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। थायराइड, बहुत आदमी में आप सुनोगे थायराइड की डिजीज़ है, बहुतों में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। इसका देखो कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आप जानते हो डायबिटीज़ हो गया तो टाइप 1 हो गया, आपको कोई इलाज नहीं है उसका। तो फिर होप क्या है, ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, मैरी ब्रुंकाउ, फ्रेड रैमस्टेल और शिमोन साकागुची, इनके काम से हो सकता है भविष्य में आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ के खिलाफ कोई दवाई बननी शुरू हो जाए। इसीलिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ में दिए जाते हैं प्राइज़। अब स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और प्लूरल जो हो जाता है ना इसका, प्लूरल क्रोना याद रखना, स्वीडन का भी है, नॉर्वे का भी है, आइसलैंड का भी है। लेकिन सिर्फ डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, स्वीडन में कहते हैं स्वीडिश क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना, नॉर्वेजियन क्रोना, ठीक है। क्रोना का ही प्लूरल होता है क्रोनर। तो ये जो तीन है ना, इनको प्राइज मनी दिया जाएगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है। ये तीन आदमी हैं तो 1/3 1/3 1/3, यानी कि 1/3 तीनों शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ कब दिए जाएंगे, जब ये लोग इकट्ठे होंगे 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में। 2024 में ये अवार्ड दिया गया था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकिन को मैसेंजर आरएनए के काम के लिए, और ये दोनों कौन हैं, अमेरिकन हैं। 2024 विनर भी याद कर लो, कभी कभी जैसे मान लो एसएससी टाइप का एग्ज़ाम होता है ना, वो पुराना भी पूछ लेते हैं, जिससे दोनों आपका कवर हो जाएगा। और होपफुली आप समझ गए होंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ होता क्या है, ठीक है। अब वही थोड़ा सा जो स्टैटिक पार्ट है वो कर सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने मरने के बाद बनाया था फाउंडेशन, उसको कहा था प्राइज़ देना। तो नोबेल फाउंडेशन ने 1900 में स्टार्ट किया था प्राइज़। ये सारे जो इकोनॉमिक्स का था 67 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और पहली बार दिया गया था 1961 में। तो सारे नोबेल प्राइज़ जो थे ना वो 1900 में बने, और सारे नोबेल प्राइज़ देने शुरू हो गए 1901 में, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 5 थे जो शुरू में आपको बताया था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मेडिसिन या फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस, ये सारे फाउंड किए गए थे 1900 में, और पहली बार प्राइज़ दिया गया था 1901 में। 1901 में जो पहला प्राइज़ था वो जर्मन साइंटिस्ट एमिल एडोल्फ वॉन बेर हेरिंग को दिया गया था 1901 में। पहली वुमेन जिसको मेडिसिन का प्राइज़ मिला है वो है आपकी गेटी थेरेसा कोरी। गेटी थेरेसा कोरी, ये भी कहाँ की है, अमेरिकन है। इनको 1947 में दिया गया था। अभी तक किसी भारतीय को नहीं दिया गया है। हाँ, एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हरगोविंद खुराना, इनका नाम सुना होगा ज़रूर आपने। हरगोविंद खुराना जिन्होंने डीएनए पे काम किया था, उनको 1968 में दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। याद रखना हरगोविंद खुराना भारतीय नहीं थे, ठीक है। उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन जब इनको ये प्राइज़ दिया गया था ये एक अमेरिकन नागरिक थे, और इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जेनेटिक कोड को डिकोड किया था, ठीक है। और ये तो याद ही रहेगा। ये प्राइज़ कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर 2025 को एक सेरेमनी होगी स्टॉकहोम स्वीडन में। और 10 दिसंबर को क्यों, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी होता है अल्फ्रेड नोबेल का। ये तो याद रहेगा भाई। चलो, पीयूष गोयल, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। ये गए हुए हैं कतर, और कतर में उन्होंने लॉन्च किया यूपीआई। यूपीआई जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसको लॉन्च किया था कहाँ पे, लुलु मॉल इन दोहा कतर। लुलु मॉल जो है ना एक एनआरआई द्वारा बनाया गया है, ठीक है। भारत में भी आपके ये मॉल्स बनने शुरू हो गए हैं। वहीं पे पीयूष गोयल ने इसका इनाग्रेशन किया। आज के डेट में जो यूपीआई है उसको इंडिया से बाहर कितने देश में इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई सबसे पहले लॉन्च किया गया था भूटान में 2021 में, फिर
इसको बाद लॉन्च किया गया है इसको फ्रांस, नेपाल, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका। मॉरिशस और श्रीलंका में एक साथ लॉन्च किया गया था, सिंगापुर, साइप्रस और ओमान में। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है, याद रखना। लेकिन ये याद रखना सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था, भूटान। तो टोटल अब कितने कंट्री हो गए जहाँ पे यूपीआई को लॉन्च किया गया है? 9। भूटान, फ्रांस, नेपाल, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, साइप्रस एंड ओमान। टोटल 9 हो गए, ये याद रखिएगा। ठीक है, 9 कंट्रीज। और लेटेस्ट कौन हो गया? कतर। यूपीआई आपका एक पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआई का मालिक भारत में बैंक्स हैं, आरबीआई इसका मालिक नहीं है, ये याद रखना। तो एनपीसीआई ने किया, फिर इंडिया से बाहर। तो एनपीसीआई ने यूपीआई को भारत में लाइव किया था 2016 में। लाइव का मतलब होता है ना, इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। तो इसको 2016 में भारत में लॉन्च कर दिया गया। फिर एनपीसीआई चाहता है कि यूपीआई सिस्टम को भी इंडिया से बाहर ले जाए। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इवन यूएस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, एनपीसीआई ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। और इंडिया से बाहर जितने देशों में आप देख रहे हो ना यूपीआई, वो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है ना वो करता है। इसका मतलब दोहा में भी यूपीआई को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होगा? नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये ठीक है। एनपीसीआई का जो यूपीआई है ये आधारित है किस पे? आईएमपीएस पे। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24/7 मोबाइल बेस्ड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। 24/7 मतलब कि रात के 12 बजे भी कर सकते हो, संडे के दिन भी कर सकते हो, जिस दिन बैंक बंद होता है। तो 24/7 365 डेज। ठीक है, ये सिस्टम है और ये आधारित है आईएमपीएस पे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आप जानते हो ये मोबाइल बेस्ड सिस्टम है। 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है इस पे। ठीक है, इसीलिए यूपीआई को भी बहुत ज़्यादा आपका सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। या तो ठीक है, याद रहेगा यूपीआई को किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने। इंडिया में लाइव कब हुआ? 2016 में। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है इंडिया से बाहर एनपीआई को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कतर हो गया 9th कंट्री। पीयूष गोयल कतर में कर क्या रहे थे? पीयूष गोयल गए थे कतर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडिया कतर मिनिस्ट्रियल जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक एंड कॉमर्स कोऑपरेशन मीटिंग हो रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स कोऑपरेशन मीटिंग हो रहा था दोहा में। इसी के लिए गए थे पीयूष गोयल साहब कतर में। ये जो मीटिंग थी इसको को चेयर किया था भारत से पीयूष गोयल ने, और कतर के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फैजल बिन थानी अल बिन फैजल अल थान। ठीक है, बड़ा लंबा सा नाम है, अल थान याद रखना लास्ट, इससे काम बन जाएगा। शेख फैजल बिन थानी बिन फैजल अल थान, ये वहाँ के मिनिस्टर थे। दोनों ने इस बैठक की अध्यक्षता की। काम का चीज़ क्या क्या निकला? इंडिया और कतर ने टारगेट रखा है बायलैटरल ट्रेड जो है 2030 तक बढ़ा के इसको करना है $30 बिलियन। अभी जो इंडिया और कतर के बीच का जो ट्रेड है 2024-2025 में वो $14.15 बिलियन का था, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है सिर्फ $1.7 बिलियन का और इंपोर्ट करता है $12.5 बिलियन का। इसका मतलब भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, स्वाभाविक है। कतर से हम लोग मंगाते हैं क्या? नेचुरल गैस। कतर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस है वर्ल्ड में, और आप जानते हो हमारे पास नेचुरल गैस है नहीं। हम लोग अधिकतर नेचुरल गैस का जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से करते हैं, और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सप्लायर है ना वो कतर है। इसी कारण देखो ट्रेड डेफिसिट है हमारा कतर के साथ। ठीक है, पहले कतर की कंपनी होती थी रास गैस, उसने भारत के साथ 2003 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कहा गया था 2003 ऑनवर्ड्स वो भारत को हर साल 7.5 मिलियन टन्स एलएनजी सप्लाई करेगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट देखो था 25 साल, इसका मतलब ये एग्रीमेंट 2028 में ख़त्म होने वाला था। लेकिन फिर बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया, कतर
रास गैस जो कि अब मिल गया है और एक नई कंपनी बन गई है, उसका नाम चेंज हो गया है रास गैस का। रास गैस का नाम हो गया है कतर एनर्जी LNG लिमिटेड। फिर बाद में क्या हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट में ये हुआ कि जो 2028 में जो ओरिजिनल एग्रीमेंट ख़त्म होने वाली थी उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, अब 2048 तक। ठीक है, हर साल कतर एनर्जी LNG लिमिटेड कंपनी भारत को गैस सप्लाई करेगी, और गैस सप्लाई कितनी करेगी, 7.5 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये एग्रीमेंट उसने किसके साथ कर रखा है, पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो कतर एनर्जी पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड को हर साल 7.5 मिलियन टन ऑफ LNG गैस सप्लाई करेगा। कब तक करेगा, 2048 तक करेगा। इसका मतलब कतर हमारे एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, और कतर, याद रखना, भारत कतर के साथ FTA करना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। ठीक है, अगर आप देखो तो इस एरिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने कर रखा है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। ओमान के साथ भी बात हो रही है, ओमान के साथ भी हो जाएगा, और भारत चाहता है यही हो जाए किसके साथ, कतर के साथ। इससे दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और ये 30 बिलियन का टारगेट है ना 2030 तक, ये आराम से पूरा हो जाएगा। तो पीयूष गोयल साहब में याद क्या रखना, पहला, इंडिया कतर के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ा के करना है $30 बिलियन बाय 2030। जो अभी ट्रेड कितना है, लगभग 14.15 बिलियन डॉलर्स का, और उसमें, ठीक है, भारत का एक्सपोर्ट है लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट है 12.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ठीक है, ये राउंड फिगर है आपका एग्जैक्ट। और कतर भारत को सप्लाई करेगा LNG 7.5 मिलियन टन्स पर ईयर 2048 तक, 2048 तक। और ये एग्रीमेंट कतर एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ किया है, भारत की कंपनी है पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है इसमें। फिर हम लोग कंट्री में आ जाते हैं। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार में धड़ाधड़ बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने, जो बिहार के CM हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पटना मेट्रो। ये 5 तारीख को हुआ है ना, और 5 तारीख को शाम को इलेक्शन कमीशन ने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिएगा, बिहार CM नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्ट्रेच of the blue line of the Patna metro from ISBT to भूतनाथ। ISBT होता है इंटरस्टेट बस टर्मिनल। ठीक है, ये कितना का है, जो पहला इनॉग्रेट किया गया है वो 3.6 किलोमीटर्स का है। जो पटना मेट्रो है उसमें देखो 2 लाइन होगा, एक होगा ब्लू लाइन और एक होगा रेड लाइन। ब्लू लाइन जो है वो 16.2 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये पटना मेट्रो के वेबसाइट से सारा डेटा लिया गया है। ठीक है, आप पटना मेट्रो के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। ब्लू लाइन जो होगा 16.2 किलोमीटर्स होगा। इसको नॉर्थ साउथ कह रहे हैं वो लोग, पटना के मतलब नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करेगा। ये आपका कनेक्ट करेगा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल टू पटना रेलवे स्टेशन। ठीक है, दूसरा होगा रेड लाइन, ये 18.5 किलोमीटर्स होगा। ये पटना को ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करेगा। ये दानापुर से होगा टू खेमनी चक। रेड लाइन और ब्लू लाइन, इनका जो इंटरजंक्शन होगा वो पटना रेलवे स्टेशन पे होगा, दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट के हिसाब से इनका टोटल किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, 34.7। ये सब आपका पटना मेट्रो के वेबसाइट से डेटा लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो पटना मेट्रो है उसका ऑपरेटर कौन है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको सेटअप किया गया था 18 फरवरी 2019 को, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पटना में ये मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा करो, और इसको रन भी वही करेगा। ये जो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये इसने पटना मेट्रो को डेवलप कर रहा है ये इन द पार्टनरशिप विद द DMRC। DMRC है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो फिर इसको फंड कौन कर रहा है, देखो जो भी मेट्रो प्रोजेक्ट है ना,
उसमें भारत के तरफ से इंडियन रेलवे होता है, तो भारत सरकार भी शामिल है। अब क्योंकि स्टेट का है ना, तो जो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये बिहार गवर्नमेंट की है, तो बिहार गवर्नमेंट भी है इसमें। लेकिन इसमें मेजर जो पैसा आ रहा है वो बाहर वाले फंड कर रहे हैं, और इसको फंड कौन कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका। तो पटना मेट्रो का मेजर फंडर है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, याद रखना। जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है या दिल्ली मेट्रो है, इसका भी जो फर्स्ट फेज था उसको फंड करने वाला जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ही था, और यही हेल्प फंड कर रहा है किसको? पटना मेट्रो को। ये याद रहेगा। तो फिर मेट्रो के बारे में थोड़ा जान लें। मेट्रो किसको कहते हैं? ये अर्बन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, और बेसिकली एक रेल सिस्टम है, मास अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें रेलवे के थ्रू पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। मेट्रो जब भी कहते हैं ना, वो रेल से आपका संबंधित होता है, रेल सिस्टम है ये। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मेट्रो सिस्टम है वो चाइना के पास है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, थर्ड पे कौन है? इंडिया। इंडिया में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपका मेट्रो नेटवर्क है। तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड इंडिया, और फोर्थ पे जापान है। ठीक है। भारत में मेट्रो पटना में चालू हो गया, तो बिहार लेके टोटल स्टेट्स कितने हो गए? 12, और पटना को इंक्लूड करते हुए टोटल सिटीज़ कितने हो गए? 24। इसका मतलब 12 स्टेट के 24 सिटीज़ में भारत में मेट्रो शुरू हो गया है। वर्ल्ड का जो पहला मेट्रो था वो लंदन में स्टार्ट हुआ था। ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। सोचो 1863 में स्टार्ट हुआ था, अंडरग्राउंड बना था ये। इसको ट्यूब भी बोलते हैं, वहाँ पे पॉपुलरली ट्यूब बोलते हैं लंदन में। भारत में जो पहला मेट्रो था वो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था 1984 में, और ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड किया था सोवियत यूनियन ने। लेकिन जो कोलकाता मेट्रो है ना, उसको मॉडर्न नहीं माना जाता, पुराने ज़माने का है। कहते हैं भारत का सबसे मॉडर्न मेट्रो सिस्टम दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और ये ऑपरेशनल हुआ था 2002 में। ठीक है। और अब तो दिल्ली में जानते हो फैलता जा रहा है, और भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है दिल्ली में ही है आपका मेट्रो का। एक मज़ेदार चीज़ और है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम, इसको कोलकाता में शुरू किया गया था पिछले साल। ये हुगली नदी के ना नीचे से जाता है। ठीक है। और ये जो अंडर वाटर टनल है, क्योंकि मेट्रो तो टनल से ही जाएगा ना, ये 520 मीटर लंबा है। तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम कोलकाता में है, जो हुगली नदी के अंदर से जाता है, और ये टनल जो है 520 मीटर लॉन्ग है। भारत का जो पहला वाटर मेट्रो है वो कोच्चि में लॉन्च किया गया था मोदी साहब के द्वारा अप्रैल 2023 में। इसमें क्या है, केरला में 10 आइलैंड हैं, उनको कनेक्ट किया गया है बोट के द्वारा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स है। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का मतलब है ना, ये जो बोट होंगे, नाव होगी या पैसेंजर बोट्स होंगे, ये आपका बैटरी से भी चलेगा और डीजल से भी चलेगा। हाइब्रिड का मतलब याद रखना, फॉसिल फ्यूल के साथ साथ ये बैटरी से भी चलेगा। बैटरी से चलने वाली चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल में हो सकता है पेट्रोल हो, डीजल हो, या नेचुरल गैस हो, उससे चलता हो। ठीक है। CNG बोलते हैं ना उसको। भारत इसमें पटना में भी आया था। कोच्चि वाले आए थे पटना गंगा नदी को स्टडी करने, क्योंकि नीतीश कुमार का एक प्रोजेक्ट और है, पटना में वाटर मेट्रो भी चलाया जाएगा, जिसमें पटना को कनेक्ट किया जाएगा गंगा नदी से हाजीपुर और सोनपुर के साथ। ये प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है। तो कोच्चि वाले आए थे देखने के लिए कि पटना में गंगा नदी में कितना पानी है, क्या है, फिजिबल है या नहीं। वो प्लान है, जब होगा तब हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। मेट्रो में आप इतना याद रखना। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है शेड्यूल 18th लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार का जो इलेक्शन होगा। ठीक है। अभी बिहार में चल रहा है आपका 17th लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। जो चुनाव होगा वो 18th लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है। उन्हीं के ये फोटो है। जो वर्तमान 17th लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार का,
इसका टर्म ख़त्म होने वाला है 23 नवंबर 2025 को। आप जानते हो भारत में जो भी असेंबली होता है या लोकसभा होता है उसका टर्म कितना होता है? 5 साल। उसका कार्यकाल 5 साल होता है। तो 5 साल पूरा होने के पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा 356 के तहत, तो वो तो इमरजेंसी हो जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है, करंट असेंबली का टर्म खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा के सारा प्रक्रिया पूरा कर लेता है, ताकि ऐसा कोई क्राइसिस जैसा सिचुएशन ना आए। ठीक है, तो करंट 17th लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार का, उसका समय खत्म होने वाला है 23 नवंबर 2025 को। इलेक्शन कमीशन ने कहा 2 फेज में इलेक्शन होगा। पहला फेज होगा 6 नवंबर 2025 को, यहाँ पे 121 असेंबली सीट्स पे वोटिंग किया जाएगा। फिर फेज 2 होगा, वो होगा 11 नवंबर को, जहाँ पे 122 सीट्स पे वोटिंग होगा। आप जानते हो बिहार में टोटल असेंबली में टोटल सीट्स कितने हैं? 243। 243 में से 38 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट्स जो है रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। याद रखना, लोकसभा या असेंबली पोल में सीट्स का रिजर्वेशन सिर्फ होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो 243 सीट्स हैं, 38 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा 14 नवंबर 2025 को। इसका मतलब आप समझ जाओ शाम तक क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है इलेक्शन का शेड्यूल, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता, इसके लिए कोई कानून नहीं है, ये लीगल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी ने मिलकर ये तय किया है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, और हम ऐसे ऐसे करेंगे। रफली इसका मतलब ये होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया, जैसे बिहार का कर दिया, बिहार का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से होता है। इसका मतलब अब ट्रांसफ़र वगैरह जो करना होगा, ठीक है, अगर बिहार गवर्नमेंट मान लो ट्रांसफ़र करता है आईएएस का, आईपीएस का, या बिहार पीसीएस का स्टाफ्स का, या किसी भी स्टाफ का ट्रांसफ़र करेगा, वो इलेक्शन कमीशन से पूछकर ही करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मना कर देता है तो बिहार गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है बिहार गवर्नमेंट का कहो कि पटना का एसपी जो है उसको हटा दो, इसको डीएसपी को हटा दो, इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। सही नहीं है मतलब वो बायस्ड है किसी पार्टी के प्रति, और वो सही इलेक्शन नहीं करवा सकता। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, अब जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही उसका इनॉग्रेशन कर सकता है, ना ही किसी का नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन हो सकता है। इसलिए देखो, इलेक्शन से जस्ट पहले नीतीश कुमार ने, मोदी साहब ने बहुत सारे स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, इनॉग्रेशन किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। 6 अक्टूबर के बाद ये सारा चीज़ बंद हो गया। यही होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और एक चीज़ ये भी रखना, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन करेगा तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो उस पर फाइन पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, फाइन पेनल्टी लगा सकता है, इलेक्शन को बंद नहीं कर सकता। ये ध्यान रखें, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगल नहीं है, ये आम सहमति के द्वारा बनाया गया है। तो अधिक से अधिक क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, वो ये कह देगा भाई तुम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इलेक्शन सस्पेंड नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें पहली बार इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? आप जानते हो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने करवाया था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, वोटर्स लिस्ट को अपडेट किया गया था। 2003 के बाद बिहार में ये इम्प्लीमेंट किया गया।
इलेक्शन कमीशन कहता है हम पूरे हिंदुस्तान में SIR करवाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर भी है और इसके तहत बहुत सारे लोगों के नाम कटे, ऐड हुए, कंट्रोवर्सी हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे वाली वीडियो में आप देख लेना। इलेक्शन कमीशन क्या क्या पहली बार करने जा रहा है बिहार इलेक्शन के साथ। अब एक बूथ पे सबसे ज़्यादा जो वोटर होगा वो 1200 होगा। ठीक है, पहले एक बूथ पे मैक्सिमम वोटर्स जो होते थे 1500 होते थे, उसको घटा के उसने कर दिया 1200। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा उस पर आप देखिएगा एक पेज लगा रहता है, उसको EVM बैलेट पेपर बोलते हैं। मशीन पे ना एक पेज लगा रहता है, पेज पे आपका लिखा रहेगा कैंडिडेट का नाम। ठीक है, उसके बाद फिर उसका सिंबल होता है, उसको बोलते हैं EVM बैलेट पेपर। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो EVM बैलेट पेपर होगा, यानी कि मशीन पे जो चिपका रहता है पेपर जिसपे नाम कैंडिडेट का और वो सिंबल रहता है, वो उसमें अब कलर फोटोग्राफ होगा कैंडिडेट्स का। पहले ब्लैक एंड वाइट होता था ना, अब जो होगा वो कलर फोटोग्राफ लगाया जाएगा, पहली बार ऐसा होगा। EVM का जो बैलेट पेपर होगा, अब जो भी असेंबली इलेक्शन होगा भारत में, जो भी विधानसभा का चुनाव होगा किसी भी राज्य में, EVM बैलेट पेपर जो होगा वो पिंक कलर का होगा। ठीक है, वो पिंक कलर का होगा। फिर बिहार के साथ ही जो हाई राइज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होता है उसके RWA होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर सूटेबल होगा तो जो सोसाइटीज़ होते हैं शहर में आप देखोगे अगर सूटेबल है तो वहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही अब पोलिंग बूथ बनेगा। ठीक है, और जो अर्बन एरियाज़ में जो स्लम होता है, झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर सूटेबल होगा तो झुग्गी झोपड़ी में भी आपका लगाया जाएगा पोलिंग स्टेशन। क्योंकि अभी तक आप देखोगे ना, अधिकतर जो बूथ बनता था वो स्कूल पे बनता था, लेकिन अब स्कूल से भी आगे निकल के वो कहता है वोटर्स की सुविधा के लिए जो RWA है, जो हाई ग्रुप सॉरी ये जो सोसाइटीज़ बनी रहती हैं शहरों में, वहाँ भी अगर सूटेबल होगा तो पोलिंग बूथ लगेगा। और झुग्गी झोपड़ी जो होता है शहर में, वहाँ पे भी आपका लगाया जाएगा पोलिंग स्टेशंस। ठीक है, फिर पहली बार एक जनरल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाएगा जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिप्लॉय होगा, जो ये इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा कि सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। इलेक्शन प्रोसेस का वेबकास्टिंग किया जाएगा, सारे पोलिंग बूथ होंगे ना जहाँ पे, उसका वेबकास्टिंग किया जाएगा और इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा थ्रू द इलेक्शन कमीशन, ताकि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर वोटिंग आपकी हो रही है। ठीक है, ये याद रखना, ये सारा नया चीज़ करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन इन बिहार। हम लोग स्टेट में ही रहते हैं। असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, श्रद्धांजलि। ये असम के CM हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि स्कीम में इसको अनाउंस किसने किया है? हिमंता बिस्वा शर्मा। इसमें क्या होगा, अगर कोई असम का डोमिसाइल है, असम का रहने वाला है, असमिया है, लेकिन असम के बाहर वो जाता है, असम के बाहर क्यों जाएगा? स्टूडेंट होगा तो पढ़ने जाएगा या फिर काम धंधा के लिए जाता है, तो असम का स्टूडेंट या फिर उसका लेबर जो असम के बाहर काम करने के लिए गया, और अगर मान लो उसका वहाँ पे डेथ हो गया, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को पूरे सम्मान के साथ लाया जाएगा असम, और इसमें जो भी खर्चा होगा वो सारा असम गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया? अभी तमिलनाडु में असम के कुछ लोग गए थे काम करने के लिए, एक्सीडेंट हुए थे, 6 या 7 लोग मर गए थे, गरीब लोग थे। एक्चुअली वहाँ के जो तमिलनाडु के CM हैं स्टालिन, उन्होंने सभी का बॉडी असम भेजा, कंपनसेशन भी अनाउंस किया था उन्होंने इसके लिए। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इस तरह का जो स्थिति है अगर भविष्य में होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उनके बॉडी को पूरे सम्मान के साथ वापस असम लाया जाए, ताकि उनका असम में अंतिम संस्कार किया जा सके। यही स्कीम है हिमंता बिस्वा शर्मा का। ऑफ कोर्स जो अमीर हैं
और जो खुद ये काम कर सकते हैं उनके लिए नहीं होगा। ये किसके लिए होगा? ये गरीबों के लिए होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं असम पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच है वो इस स्कीम को लागू करेगा। यही है श्रद्धांजलि स्कीम ऑफ असम गवर्नमेंट। ठीक है। फिर नीति आयोग ने एक रिलीज किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। ठीक है, फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। पहले देखो क्या है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं नीति आयोग के। ठीक है। ये जो डेटा होता है, देखो ट्रेड वॉच है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर है 2025 का, फोर्थ क्वार्टर क्या होगा? जनवरी टू मार्च। इसमें भारत का कितना एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, उसका पूरा डिटेल होता है। और इस बार का जो एडिशन है उसने फोकस किया है लेदर एंड फुटवेयर सेक्शंस पे। हमें देखो क्या याद रखना है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, ये हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट कौन जारी करता है। सिंपल सी है। इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। स्टैटिक हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन है, पहले था। प्लानिंग कमीशन को आपका बना था 1950 में। प्लानिंग कमीशन पंडित नेहरू ने बनाया था। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसके जगह पे उन्होंने बनाया नीति आयोग को। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मेंशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही आपका कोई पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाया गया है। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। ये ना तो संविधान में है इसका मेंशन, ना ही किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को। हमेशा याद रखना, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब फिलहाल कौन होंगे इसके? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी। और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। स्पोर्ट्स में 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली में ख़त्म हो गया, और भारत ने जीते कितने? 22 मेडल। ये न्यूज़ है। चलो, ये ख़त्म हो गया 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत का पोजीशन था 10वां मेडल्स टैली में। भारत ने कितने मेडल जीते? 22। 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। टॉप पे कौन था? ब्राज़ील। ब्राज़ील टॉप पे था, उसने जीते 15 गोल्ड मेडल। टोटल मेडल कितने थे? 44 मेडल्स। सेकंड पे कौन है? चाइना। उसने जीते 13 गोल्ड और 52 मेडल्स। देखो, ब्राज़ील ने टोटल 44 मेडल जीते, यानी कि इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज शामिल होंगे, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो चाइना का तो मेडल ज़्यादा है ना, तो नंबर 1 चाइना होना चाहिए? नहीं। जब मेडल टैली में देखा जाता है तो देखा जाता है गोल्ड सबसे ज़्यादा किसने जीता। अब क्योंकि ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ब्राज़ील टॉप पे, चाइना सेकंड पे, और ईरान जो है थर्ड पे। भारत कितना है? 10th पोजीशन। भारत ने टोटल मेडल जीते 22। इसमें क्या याद रखना है? भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है शैलेश कुमार ने। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता शैलेश कुमार ने। किसमें? मेंस के हाई जंप T63। इसमें आप कितने विकलांग हो ना, उसके आधार पे होता है। तो T63 क्लास टाइटल में कि हाई जंप में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल, ये जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने तीसरी बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल, ये याद रखना। अब भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा था, पहली बार। जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था 12th एडिशन, उसका मैस्कॉट था विराज। विराज क्या एक हाथी है जिसका एक प्रोस्थेटिक रनिंग ब्लेड है। रनिंग ब्लेड का मतलब होता है ना, बहुतों को देखेंगे जिनके पाँव नहीं होते फिर भी दौड़ते हैं।
उनको एक आर्टिफिशियल लेग जैसा लगाता है, ब्लेड जैसा होता है ताकि उनको दौड़ने में आसानी हो, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियल। रनिंग ब्लेड लगाया गया उनके पैर पे, ये हाथी के। कभी कभी पूछ लेता ना, एक सिंपल से पूछेगा मैस्कॉट बता दो, शुभांकर बता दो, वो क्या है? शुभांकर हो गया विराज, क्या है में वो एक हाथी था। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत, आप जानते हो ये फिल्म एक्ट्रेस है और बीजेपी की एमपी है शिमला से, सॉरी मंडी से ये वहाँ की एमपी है। कंगना रनावत ब्रांड एम्बेसडर थी 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का। न्यू दिल्ली जो है चौथा एशियन सिटी है जिसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट किया है। पहला एशियन सिटी जिसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट किया वो था आपका दोहा, जो राजधानी है कतर की। उसके बाद दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात ने, फिर किया कोबे जो जापान की शहर है। इसका मतलब दिल्ली चौथा एशियन शहर है जिसने इसको होस्ट किया है। दिल्ली का जो इवेंट हुआ था उसमें 104 देशों के लगभग 2000 से ज़्यादा एथलीट्स ने भाग लिया। टोटल मेडल इवेंट्स कितने थे? 186, जिसमें से 101 मेंस के लिए थे, 84 वुमेन्स के लिए थे और 1 जो था वो मिक्स्ड था। ठीक है, तो टोटल कंट्री कितने थे? 104, ये भी याद रखना है आपको। अब थोड़ा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में जान लें। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, जो कि हिस्सा है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी का। जैसे देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जो समर और विंटर ओलंपिक्स करवाता है, उसी तरह विकलांगों के लिए एक अलग सा कमेटी है, उसका नाम है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है पैरा ओलंपिक, ठीक है, वो, और इसी की एक बॉडी है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पहला वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ये कब हुआ था? 94। पहले ना ये हर 4 साल पे होता था, लेकिन 2011 में डिसाइड किया गया कि इसको अब 2 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कितने सालों के बाद आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 ईयर्स। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन जर्मनी में, और फिलहाल अभी चेयरमैन कौन है? पॉल फिट्जराल्ड। इसका इनॉग्रेशन किया गया था दिल्ली में। तो दिल्ली में जब इसका इनॉग्रेशन किया गया था ना, तो पॉल फिट्जराल्ड भी यहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। श्रेयांसी वलस्ती, इसने सिंगल्स का टाइटल जीता है अल एन मास्टर्स 2025 में। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। श्रेयांसी वालिसेठी ये बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने जीता है विमेंस का सिंगल्स टाइटल। किस प्रतियोगिता में? अल एन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। अल एन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था खलीफा बिन जायद स्टेडियम में जो अबू धाबी में है। अबू धाबी आप जानते हो किसका कैपिटल है? यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात्स का। विमेंस के सिंगल्स के फाइनल में श्रेयांसी ने भारत की ही तस्नीम मीर को हराया और ये फाइनल जीत गई। भारत को एक मेडल और मिला है, मतलब एक टाइटल और जीता है भारत ने। मेंस का जो डबल्स था उसमें भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने इंडोनेशिया के रेमंड इंदिरा और निकोलस जाकिन के जोड़ी को फाइनल में हरा दिया। तो 2 याद रखना है, श्रेयांसी वालिशेट्टी जिसने वुमेन्स का सिंगल्स टाइटल जीता, किसको हरा के? तस्नीम मीर, क्योंकि वो इंडिया के इसलिए याद कर रहे हैं। और डबल्स का टाइटल किसने जीता? हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भारत की हरा दिया इंडोनेशिया के रेमंड और निकोलस की जोड़ी को। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? अबू धाबी यूएई में हुआ था। हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू सेक्शंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जीता?
ऑप्शन ए सुमित अंतिल, बी शैलेश कुमार, सी संदीप सिंह सरगार, डी रिंकू होता, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या है? शैलेश कुमार। याद रखना ये चारों जो है ना, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था इस चैंपियनशिप में, ठीक है। सेकंड, ऑन विच डे इज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व? किस दिन वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है पूरे विश्व में? 25 मार्च, 7 अक्टूबर, 6 अगस्त, 8 नवंबर, 12 जनवरी। वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च, 7 अक्टूबर, 6 अगस्त, 8 नवंबर, 12 जनवरी। आप जानते हो ये हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। थर्ड, विच इज द लेटेस्ट स्टेट इन इंडिया in which an urban metro rail transport system has become operational? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे मेट्रो सिस्टम चालू हो गया है? कोच्चि केरला, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, पटना बिहार, नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या है? पटना बिहार। Fourth question है, which state government has launched the Shraddhanjali scheme under which the state government will bear the cost of bringing back the body of a resident of the state who has died outside the state? किस स्टेट ने श्रद्धांजलि स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत राज्य से बाहर अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसके बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वापस राज्य में लाया जाएगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है असम, सी है त्रिपुरा, डी है बिहार, ई है नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या है? असम। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन नवंबर 2025? 234, 241, 243, डी है 265, नन ऑफ दीज। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? आप जानते हो आंसर क्या है? सी 243। आज के वीडियो में ये मेन न्यूज़ था आपके एग्जाम्स रेलेवेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करो। और आज के वीडियो पे जो MCQs होंगे वो ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।